Hello everyone, my name is Kanika and first of all welcome to my YouTube channel। तो आज मैं बात करने वाली हूँ IBPS AFO प्रीलिम्स के बारे में कि आपको कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है एग्ज़ाम का, वो सब आपको इसमें बताऊंगी। क्योंकि जब मैंने पहले IBPS AFO की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करने के बाद भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं 3 बार ये एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी हूँ। जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है वो शेयर मैं नहीं करूँगी, और जिन चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना लिमिट में करना है, कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सो दैट आपकी हेल्प हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बेसिकली इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। ठीक है? तो इंग्लिश में आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस ईच, मतलब इंग्लिश के 50, रीजनिंग के 50 एंड क्वांट के 50। मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। रीजनिंग जो है उसके वो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं एंड क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है उसमें 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है? तो अब आपको पढ़ना कैसे, तो 120 मिनट्स आपको मिलते हैं इसके लिए। ठीक है? तो अब आपको क्या है ना, इस एग्जाम में आपको स्कोर ऐसे नहीं करना है कि आपको मेरिट में आना है। ठीक है? आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर सको। ठीक है? एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मतलब एक तरह से प्रो भी है और कॉन भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के को इतना हार्ड नहीं पूछा जाता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पेपर भी थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि क्रैक ना कर पाओ। ठीक है? आपको बस पढ़ना उतना है जिसमें आपका काम निकल जाए। ठीक है? तो सबसे पहले मैं कुछ चैनल्स का आपको बता देती हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट मीडियम आपने अगर प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स की, सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो है यूट्यूब। ठीक है? सबसे बेस्ट मीडियम, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने भी तैयारी शुरू की थी तो मैंने IBPS AFO का सोच के नहीं करी थी, मैंने बैंकिंग का ही सोच के स्टार्ट करी थी। तो मैंने यूट्यूब से ही स्टडी करी थी, मैंने कोई और मटेरियल कहीं और से कुछ स्टडी नहीं किया है, सच बता रही हूँ। ठीक है? तो मैं कुछ चैनल्स के नाम आपको बता देती हूँ जिनसे मैंने पढ़ा था। ठीक है? तो सबसे पहले एक स्टडी स्मार्ट है। ठीक है? एक बैंकर्स पॉइंट है। एक सबसे अच्छा चैनल, अगर आपको रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़नी है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बच्चों की तरह अगर पढ़नी है, तो फील फ्री टू लर्न एक चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है? उसके अलावा एक अड्डा 247 है, बहुत फेमस है, बहुत लोग पढ़ते भी हैं इससे। और एक है वाईफाई स्टडी, जिसमें मैथ्स पढ़ाते हैं साहिल सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं संजीव सर और रीजनिंग पढ़ाते हैं रितेश सर। लेकिन इस चैनल में मुझे मैथ्स सही लगता है, सबसे बेस्ट लगता है मैथ्स। इंग्लिश भी सही है, और जो मुझे रीजनिंग है ना, वो फील फ्री टू लर्न जो है उसकी अच्छी लगी, रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग में क्या है ना कि अगर आप स्टडी करोगे रीजनिंग, पहले रीजनिंग का ही बता देती हूँ कि कैसे स्टडी करना है आपको। ठीक है? रीजनिंग में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वो टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब पे। जैसे अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टडी करना है तो कोडिंग डिकोडिंग डालो यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, जो आपको बेस्ट लगती है वो आप निकाल लो, वो पढ़ लो। ठीक है? रीजनिंग में सिर्फ मैं एक ही टॉपिक छोड़ती हूँ जो मैं नहीं पढ़ती हूँ, वो है इनपुट आउटपुट। वो मैं बिल्कुल नहीं, टच ही नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो। और सबसे अच्छे जो टॉपिक्स हैं अगर आपको रीजनिंग में पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सबसे अच्छे हैं पजल्स। पजल्स मुझे सॉल्व करना बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। तो पजल्स है भी स्कोरिंग, अगर आप कर सकते हो, टाइम है आपके पास। देखो, रीजनिंग में क्या है ना, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। पैटर्न अलग अलग होते हैं, लाइक बॉक्स वाला पैटर्न होता है, एक सर्कल में वो बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किसका कौन सा कलर का कार है, जूता है, ये सब होता है। तो एक वो क्वेश्चन आते हैं, एक स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? सबसे ज्यादा फोकस करो आप लोग पजल्स पे। पजल हो गया, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट पे आप फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 3-4 तो पजल से आते हैं यार, और अगर एक पजल आ गया वो 5 नंबर का होता है सीधा, तो 4 पजल आ गए मतलब 20 नंबर के, 20 नंबर सीधे। तो रीजनिंग में अगर आपका पजल सही बना है तो आपको पता भी चल जाता है कि ये बिल्कुल सही बना है और आंसर्स बिल्कुल सही हैं और मार्क्स पक्के हैं। ठीक है? उसके अलावा एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, वो भी इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। एक इनइक्वालिटी टॉपिक आता है। वेरी इजी टॉपिक इनइक्वालिटी। उसके अलावा अब आते हैं मैथ्स पे। ठीक है? रीजनिंग में सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट छोड़ना है, बाकी आपको सारे टॉपिक्स कवर कर। अभी तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, दिसंबर, लास्ट दिसंबर में एग्जाम होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम है। तो रीजनिंग तो आप सारा पढ़ सकते हो, मतलब इतना टाइम है आपके पास। ठीक है? इनपुट आउटपुट मत करना, अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आते हैं मैथ्स पे। ठीक है? तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है, पहले ही मतलब माइंड सेट बना लो कि आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रह चुके हो, तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉल है अगर आप पढ़ना चाहो। उसके अलावा अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स और मैथ्स से मतलब कतई नफरत है, बहुत ही गंदा लगता है, तो आप वही टॉपिक्स पढ़ोगे जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? लेकिन उन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है? उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी वो है ये क्या बोलते हैं, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है? सबसे पहला टॉपिक DI पढ़ना है आपको। DI वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी यही होता है, अगर सही है ना क्वेश्चन, अगर आपने सही बनाया है वो,
तो जब आप आंसर लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि ये सही है, ठीक है। तो डीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर 4 डीआई आ रही हैं उसमें से 2 भी आपने निकाल दी ना, कभी कभी तो 1 भी निकाल दी ना, तो भी आप लोग मतलब नैया पार है, ठीक है। तो 2 बन गई फिर तो मतलब चांस ही चांस है आपका सिलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद एक आपने पढ़ना है हाँ, तो रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इनके, अगर आप मतलब एक एक पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिस, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये भी यूट्यूब चैनल पे ही देखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एक टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इजी टॉपिक, ठीक है। ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन के 5 नंबर पक्के हैं। अभी आपकी किस्मत है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आता है या नहीं आता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि कोई एक टॉपिक ना ये खा जा रहे हैं यार, कोई टॉपिक मतलब कोई एक टॉपिक डाल ही नहीं रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं डाल रहे हैं, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन गायब है, या तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के नहीं डाल रहे हैं। हाँ, एक टॉपिक ये भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत ईजी है, आपको ये भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत टाइम है अभी तक, मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ क्वांट के, ठीक है। एक हो गया डीआई, एक हो गया ये रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में ही आता है ये दोनों ही। फिर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पढ़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गया लास्ट वाला सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आपको ये करना है, 4 टॉपिक हो गए आपके। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हो, जैसे क्योंकि बाकी सब टॉपिक्स का इन सब ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए, इन टॉपिक्स में क्या होता है 5-5 क्वेश्चन आते हैं। मान लो क्वाड्रेटिक के 5 आ गए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 आ गए, और नंबर सीरीज के 5 आ गए, 15 क्वेश्चन ये हो गए। डीआई पे डिपेंड करता है, मान लो 3 अगर डीआई आई है, उसमें से अगर आप एक सॉल्व कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन वो हो गए, मतलब 20 नंबर आपके हाथ में है, आप ले सकते हो 20 नंबर, ठीक है। और कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है कि आप लोग ये क्वालिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है। उसके अलावा डीआई में अगर एक्स्ट्रा एक और डीआई अगर आप सॉल्व कर लेते हो फिर तो आपकी चांदी चांदी है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लो, इजी टॉपिक है। एज वाला एक टॉपिक है, मतलब वो भी इजी है। इनके एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का, एक वर्क एंड टाइम का होता है, एक इसका होता है बोट एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन सब टॉपिक्स के क्या है कि एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ज़्यादा हद भी हो गई तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया रीजनिंग और क्वांट खत्म हमारा, ठीक है, खत्म, ठीक है। इतने में क्रैक है एग्जाम आपका। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या है देखो मैंने पढ़ी है इंग्लिश, ऐसी बात नहीं है, बट इंग्लिश में आप कभी श्योर नहीं हो सकते यार। मतलब जब क्वेश्चन पेपर आता है, इस बार की इंग्लिश तो मतलब तबाही थी, इतनी गंदी इंग्लिश आई हुई थी, मतलब गंदी नहीं थी, बोरिंग थी बहुत ज़्यादा। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, इंग्लिश में क्या है कि आप लोग प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। सबसे पहले टेंसेज एंड ये सब चीज़ें हैं उनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, ये सब पढ़ो अच्छे से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। तो इंग्लिश का मेन फंडा एग्जाम में ये रहता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करती थी मैं इसमें इंग्लिश में, लेकिन फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, जब मैंने इस पे मॉक टेस्ट लगाए, तो तब मैंने ये फील किया, एक्सपीरियंस किया कि जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरी कट ऑफ क्रैक हो रही है, लेकिन जब मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस मतलब टिक कर रही हूँ ना, तो मेरी कट ऑफ क्रैक होने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत ही पास वो आ रहा है। मतलब जैसे मान लो अगर कट ऑफ 5 नंबर गई है तो मेरे 6 नंबर आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ रिस्क, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए क्या काम करता है कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती हूँ, या फिर 47 46 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती हूँ। तो उसमें से क्या होता है ना, एवरेज बन जाती है रॉन्ग एंड राइट क्वेश्चन की, ठीक है। क्योंकि आपको पता तो है नहीं कौन सा राइट है, कुछ में तो आप श्योर होते हो कि ये तो सही सही है भाई, लेकिन कुछ में आप श्योर नहीं होते कि ये सही है या गलत भी हो सकता है, तो आपकी वहाँ पे एवरेज बन जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरा तो यही फंडा है। अब आप देख लो आपको कैसा क्या करना है, वैसे तो ये फंडा सही है, अगर आप करना चाहो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मॉक टेस्ट, हाँ। अब मैं मॉक टेस्ट भी बता देती हूँ किसके, मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, इसमें प्री में है। ऑलिव बोर्ड के भी मैंने लगाए हुए हैं, मेरे को टेक्स्ट बुक के सबसे बेस्ट लगे, लेकिन अभी तक ऑलिव बोर्ड के भी लगाए हैं मैंने। और एक ये एक चैनल है एग्री कोचिंग चंडीगढ़, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ वालों की भी मैंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किए हैं, सही है मतलब, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगता है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यही था सारा इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का काम तमाम, और बस अब ऐसे ही पढ़ोगे अगर तो क्रैक ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS AFO प्रीलिम्स, या फिर कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो देखने अगर आ गए हैं तो आपको भी ऑल द बेस्ट। And if you like these videos and this kind of videos, so please like, share and subscribe my channel, and do comment in the कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को एक बुक भी सजेस्ट कर देती हूँ, वो ऐसे स्टडी के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आपने जैसे सब कुछ पढ़ लिया है, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए वो बुक यूज़ कर सकते हो। तो ये है IBPS, बस यही है GKP IBPS समथिंग कुछ, ये इस तरह की बुक है ऐसी, यहाँ से आपको उल्टा दिख रहा होगा ना, बट ये प्रीलिम्स की ही है। और इसमें क्या है ना, सॉल्व पेपर्स हैं और प्रैक्टिस पेपर से पूरा जैसे पेपर का पैटर्न होता है बिल्कुल वैसा ही, पहले इंग्लिश आएगी, फिर रीजनिंग आएगी, फिर क्वांट आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। मैं आपको देख लो, अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए तो ये अच्छी बुक है, ले लेना ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।